हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। आज हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का पार्ट 2 सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें ये अभी समझना है कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि कौन से साइंटिस्ट ने किस तरह से अपना कंट्रीब्यूशन दिया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तक हमें डिज़ाइन करने के लिए। तो अभी हम देखेंगे व्हाट इज एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर मतलब क्या? एटॉमिक नंबर मतलब कितने प्रोटॉन्स होते हैं हमारे एटम में। सो इट इज़ डेजिग्नेटेड बाय जेड। तो हमें पता है कि हमने पिछले बार देखा है पिछली वीडियो में कि न्यूक्लियस में हमारे प्रोटॉन्स होते हैं। तो किसी भी एटम में कितने प्रोटॉन्स होते हैं उसका मतलब है हमारा एटॉमिक नंबर उतना ही होगा। फॉर एग्जाम्पल सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। मतलब आप इससे क्या बता सकते हो कि सोडियम में कितने प्रोटॉन्स है? 11। सेम इज विद एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या है? जितने प्रोटॉन्स है प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। मतलब हमारा जो न्यूक्लियस में टोटल सम होगा वो हमारे एटॉमिक मास को या फिर एटम के मास को कंट्रीब्यूट करेगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे लिथियम का एटॉमिक मास 7 है। मतलब इसके पास 3 प्रोटॉन्स है और 4 न्यूट्रॉन्स है, विच इन टर्न विल गिव यू 7 एज इट्स एटॉमिक मास। जो दोनों प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, हमेशा याद रखिए दोस्तों कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ये दोनों भी हमारे एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। और जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इस न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। तो ये जब रिवॉल्व करते हैं ये अलग अलग शेल्स में रिवॉल्व करते हैं। इनके अलग अलग पाथ होते हैं। हम उनको शेल भी बोल सकते हैं या फिर ऑर्बिट भी बोल सकते हैं। तो जो पहला शेल होता है, न्यूक्लियस से पहले शेल को हम के शेल बोलते हैं। न्यूक्लियस से दूसरे शेल को हम एल शेल बोलते हैं। न्यूक्लियस से तीसरे शेल को हम एम शेल बोलते हैं। न्यूक्लियस से चौथे शेल को हम एन शेल बोलते हैं। लेकिन दोस्तों आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि शेल में हम हमारी मर्जी से हम कभी भी इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं कर सकते। हर शेल की कैपेसिटी होती है कि वो कितना इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकता है। तो उसका इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है, पहले शेल में कितना होगा, दूसरे शेल में कितना होगा, ये पढ़ने के लिए उसके कुछ रूल्स है। तो वो रूल्स क्या है? सबसे पहला रूल आपको याद रखना है कि वो मैक्सिमम 2n² इस फॉर्मूला की मदद से ही इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर पाएगा। आपको ये कैसे कैलकुलेट करना है? अगर शेल आपका पहला है, मतलब हमारा के शेल है, तो n की वैल्यू आपको 1 लेनी है। तो 2 इंटू 1² इज 2। मतलब पहले शेल की अकोमोडेटिंग कैपेसिटी होती है 2 इलेक्ट्रॉन्स। सेकेंड शेल जो भी हमारा एल शेल है, जहाँ पे 2 इंटू 2² इज 4, 4 2 8, 8 इलेक्ट्रॉन्स। तीसरा शेल हमारा एम शेल होता है। 2 इंटू 9² इक्वल्स टू 18। मतलब तीसरा शेल की कैपेसिटी हमारी 18 इलेक्ट्रॉन होती है मैक्सिमम। और चौथे शेल में हमारे एन शेल की कैपेसिटी होती है 32 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस हिसाब से आप याद रख सकते हो, इस फॉर्मूला की मदद से आप याद रख सकते हो कि हम मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हैं। फिर जो भी हमारे ऑर्बिट्स फिल होते हैं, ऐसा नहीं होता कि बाहर का ऑर्बिट सबसे पहले फिल होता है, ऐसा कभी नहीं होता दोस्तों। अंदर से बाहर की ओर, मतलब पहला शेल पहले फिल होगा, फिर दूसरा शेल होगा, फिर तीसरा शेल होगा। और हमेशा याद रखिए भले ही इनकी कैपेसिटी 18 32 ऐसी रहेगी, फिर भी जब हमारा थर्ड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं तो 8 के बाद वो आगे जंप कर जाता है फोर्थ शेल में। इसको हम बोलते हैं ऑक्टेट रूल। मतलब इस रूल के हिसाब से किसी भी शेल की अगर स्टेबिलिटी 8 इलेक्ट्रॉन उसके सबसे बाहर वाले शेल में प्रेजेंट होने की वजह से होती है तो उसको हम बोलते हैं ऑक्टेट स्टेट, उसका कंप्लीट होना। मैं फिर से बताती हूँ दोस्तों, अगर किसी भी हमारे एटम का आउटर मोस्ट शेल, सबसे बाहर वाला शेल, अगर उसकी स्टेबिलिटी वो अटेंड कर पाता है उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने की बदौलत, तो उसको हम बोलेंगे उसका ऑक्टेट स्टेट कंप्लीट हुआ है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते कैसे हैं? इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन तो हुआ है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हमें हमेशा हम डायग्राम तो नहीं निकाल सकते, तो इसको पढ़ने के लिए एक इफेक्टिव वे है। आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन निकाला है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है। देखिए हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो पहले ही शेल में अकोमोडेट होगा। हीलियम के पास 2 है तो दोनों भी पहले शेल में, क्योंकि कैपेसिटी 2 है उसकी। लिथियम की पहले शेल में तो 2 भर गया, अभी इसके बाद तो ये भर नहीं सकता, इसलिए वो अभी बाहर की ओर चला गया। तो देखो मैंने कैसे लिखा है, 2 मतलब पहले शेल के बारे में लिखा है, उसके बाद में दूसरे शेल के बारे में कॉमा दे के लिखा है। नेक्स्ट विद बेरिलियम, पहले यहाँ पे 2 भर गए, अभी और 2 थे तो वो दोनों और बाहर की ओर चले गए। बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 है तो उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स ही रहेंगे।
तो यहाँ पे 2 भर गए अंदर के शेल की तरफ, फिर दूसरे शेल की तरफ वो चले गए एल शेल में, तो यहाँ पे 2,3 एंड सो ऑन। हम इस तरह से इनका स्ट्रक्चर्स निकाल के उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिख सकते हैं। दोस्तों, मैं अभी आपके साथ वैलेंसी ये कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहती हूँ। पढ़ने वाले हैं हम लोग। मैंने बहुत बार बच्चों को देखा है कि वो वैलेंसी के डेफिनेशन रट के जाते हैं, लेकिन उनको खुद भी समझ में नहीं आता ठीक से कि वैलेंसी हम कैसे निकालें और कैसे बताएं किसी भी एलिमेंट की। तो वहाँ पे हम जब भी बुक में अगर डेफिनेशन पढ़ते हैं तो यही डेफिनेशन पढ़ते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर द इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एटम। लेकिन आप बोल रहे हो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में आप पढ़ रहे हो, ना कि वैलेंसी के बारे में। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब सिर्फ सबसे बाहर वाले शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहेंगे वो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेंगे। और वो जो शेल होता है जहाँ पे ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं उसको हम बोलते हैं वैलेंस शेल। फिर वैलेंस या स्टेबिलिटी का बहुत बड़ा संबंध है कि वैलेंसी की मदद से ही हमें समझ में आ जाएगा कि हमारे एटम को स्टेबल होने में कितने इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे। मतलब उसके शेल में हमने पढ़ा है कि हर एक शेल की कैपेसिटी है, तो हर एक एटम क्या करता है, हर एक एटम ट्राई करता है कि वो उसके लिए उसका शेल कंप्लीट करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है उतने इलेक्ट्रॉन्स मिलाने के लिए खुद को उतने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है वो कहीं से भी लेता है केमिकल रिएक्शन की मदद से, जिसकी वजह से वो स्टेबल हो पाएगा। अगर के शेल हमारा आउटर मोस्ट शेल है तो हमें पता है कि वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, और के शेल के अलावा जितने भी शेल है एल एम एन शेल तो उनको क्या है 8 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में होने की वजह से पहले शेल में अगर हमारा एटम स्टेबल होता है तो उसको हम बोलते हैं ड्यूप्लेट स्टेट उसका अटेंड किया है। जब वो 8 इलेक्ट्रॉन की बदौलत स्टेबल हो जाता है देन वी से इट्स ऑक्टेट स्टेट इज कंप्लीटेड और अटेंड। लेकिन कुछ कुछ एटम्स तो ऐसे भी होते हैं लाइक नोबल गैसेस, जैसे कि हमारे हीलियम, नियॉन, आर्गॉन। इनका अगर देखा जाए, देखो हीलियम में पहले उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देखा गया तो 2 है, तो पहले शेल उनका पूरा का पूरा भर जाता है। तो ये तो कभी रिएक्ट करेगा नहीं, ये ना खुद को देगा, इसको ज़रूरत ही नहीं है किसी और इलेक्ट्रॉन की। नियॉन को देखो, नियॉन के पास भी पहले शेल में 2 है, दूसरे शेल में 8 है, तो इसका ये भी कंप्लीट है। आर्गन का भी वैसे ही है। तो ये जो होते हैं ये कभी ही किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि इनका जो शेल है इनका कंप्लीट हुआ है, ये खुद से स्टेबल है, तो इनको किसी और की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलते हैं, ऐसे एटम्स को हम बोलते हैं कि दीज आर नोबल गैसेस। तो इन शॉर्ट आपको अभी समझ में आया होगा कि वैलेंसी हमें क्या बताने की कोशिश करता है कि किसी भी एलिमेंट को कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, मतलब वो दे सकता है या फिर किसी और से ले सकता है, जिससे वो ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या फिर ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेंड कर सकता है, उसे हम कहते हैं उसकी वैलेंसी। दोस्तों, अगर आसान सी लैंग्वेज में अगर आप पढ़ना चाहते हो ये, तो देखो ये है हमारा हीलियम, एटॉमिक नंबर 2 है इसका, तो इसका ये शेल तो कंप्लीट हुआ है। इसका वैलेंस, इसको कोई ज़रूरत है किसी और की नहीं है, तो इसका वैलेंस क्या हो गया 0। ये दूसरी केस है, ये हमारा है बेरिलियम। तो बेरिलियम का हमारा पहला शेल तो भर गया, दूसरे शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। लेकिन अभी देखो इसके आउटर मोस्ट शेल में फिलहाल तो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन इसकी टोटल ज़रूरत क्या थी, इसकी टोटल ज़रूरत है 8 इलेक्ट्रॉन की। अब मुझे बताओ दोस्तों, इसको और 6 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, कोई आएगा इसको 6 देने के लिए? नहीं आएगा। तो ये क्या कर सकता है, किसी और से 6 इलेक्ट्रॉन्स लेने के बजाय खुद, तो ये क्या करेगा, किसी और से 6 इलेक्ट्रॉन्स लेने के बजाय खुद उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स दे देगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, इसका वैलेंसी क्या होगा, ये 2 दे रहा है तो इसकी वैलेंसी हो गई 2। अब ये देखो, ये है हमारा कार्बन, 6 है इसके पास, तो पहले 2 इनर शेल में भर गए, बाकी के 4 बाहर आ गए। तो अब ये क्या कर सकता है, किसी और से 4 ले सकता है कि खुद के 4 दे सकता है, तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई 4 इन दैट कंडीशन। इसके केस में देखो, ये हमारा फ्लोरीन के पास यहाँ पे इनर शेल में 2 है, बाहर के शेल में 7 है, तो इसको अभी इसको टोटल कंप्लीट करने के लिए 8 की ज़रूरत है, तो ये 7 देगा किसी को नहीं। ये क्या करेगा, किसी और से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। 1 इलेक्ट्रॉन लेना उसके लिए मुश्किल की बात नहीं है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इट इज़ टेकिंग 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम समवन, सो इट्स वैलेंसी इज 1। इन दिस केस दिस इज अ सोडियम, ये सोडियम का है।
स्ट्रक्चर। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, तो देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 8 है, 10 हो गए, 11वां हमारे तीसरे शेल में चला गया। अभी तीसरे शेल में जाने के बाद उसको पता है कि उसको और साथ की ज़रूरत है कि जिसकी वजह से वो स्टेबल हो पाएगा, लेकिन इसको फिर से कोई भी साथ नहीं देगा इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या करेगा, ये खुद का अभी एक इलेक्ट्रॉन बाहर किसी और को भी दे सकता है। तो इसकी वजह से इसका क्या हो गया, वैलेंसी 1। आई होप फ्रेंड्स आपको अभी वैलेंसी कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।